फ्रेंड्स कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज हम लोग का जो वीडियो थोड़ा गर्मा गर्म होगा, ठीक है। यानी कि आज का जो वीडियो है वो जो है वो आज हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर होगा, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर कि आखिर हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हीट के बिना टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के बिना हीट क्या है, वो सब हम लोग आज जो है डिटेल में समझेंगे। ओके, सो तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले आता है, चलो ये तो आपको मालूम होगा, ये चीज़ फेस चेंज डायग्राम, ये तो आपको मालूम ही होगा ना। सॉलिड को आप मेल्ट करोगे, वो जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को बॉईल करोगे, वो जाके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब वही ठंडा करना। गैस बहुत हीट फॉर्म में होता है ना, उसको थोड़ा सा ठंडा करना, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वो लिक्विड में बन जाएगा। लिक्विड को और पूरा का पूरा उसको पूरा जमा दो, फ्रीज कर दो। कंडेंसेशन मतलब ठंडा ठंडा करना, फ्रीज भी ठंडा करना, पर फ्रीज थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। फ्रीज कर दो तो वो बन जाएगा सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर, और ये गैस से हो जाएगा डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब समझते हो? डायरेक्टली कुछ ऐसा पदार्थ जिसको कि आप ठंडा करोगे तो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उन्हीं पदार्थ को आप जब हीट करोगे ना तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जो पूजा घर में जो कपूर नहीं होता जो जलाया जाता है, उसको देखा कभी लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं? नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, आग पकड़ता है और जो है जलते जलते वो गैस हो जाता है, कभी वो लिक्विड नहीं होता। वो क्या होता है, वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी गैस को आप ठंडा कर दोगे ना, जमा दोगे, तो वो वापस से उसी गैस को आप जमा दो, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये टेबल आप पूरा समझ गए होंगे, सब्लिमेशन के ऊपर। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं हीट। अब गर्मा गर्म टॉपिक जो शुरू होने वाला है। व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। भैया ये तो हमें भी मालूम है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, हीट का आप लोग जानते हो, जो आपका ये जो हीट है कि नहीं? हीट का जो जिस सिंबल से हीट को जो है पहचाना जा सकता है, उस सिंबल को क्या कहते हैं? जूल, जे। अच्छा, हीट का सिंबल जूल है, वर्क का भी तो सिंबल जूल है ना, है कि नहीं? वर्क का जो सिंबल है वो तो जूल है। तो हम्म, तो क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? देखो दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बता सकते हो ये दोनों क्या है? तो गाइस यार, एक बात ध्यान रखो, हीट और वर्क में एक छोटा सा मतलब सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों जो है ना, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन दोनों का क्या है? ऑफ ट्रांसफर ऑफ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, सो हीट और वर्क, ओके, हीट और वर्क ये दोनों जो है ना, एक्चुअली वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी, जो शक्ति, जो एनर्जी है, उसको ट्रांसफ़र करने का ये एक माध्यम है, एक तरीका है। अब डिफरेंस जान लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हीट जो है ना दोस्तों,
हीट में आपको भी बता देता हूँ, हीट जो है ना, हीट और ये वर्क, ओके, ये जो हीट और ये जो वर्क है ना, इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस ये है दोस्तों कि वर्क जो है वो एक मैकेनिकल तरीका है। वर्क क्या है? वर्क एक मैकेनिकल तरीका है। ओके, वर्क जो है वो एक मैकेनिकल तरीका है। मैकेनिकल तरीका मतलब इंसान को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कर सकता। यानी कि उसको उसको जो है ना काम करने के लिए, वर्क को जो है रन करवाने के लिए हम इंसानों का मदद उसमें लगेगा, ठीक है। वर्क इसीलिए उसको कहा जाता है मैकेनिकल तरीका। ऑन द अदर हैंड हीट क्या है? हीट हीट जो है ना, हीट जो है वो आपका नॉन मैकेनिकल है। ओके, क्या समझे? हीट जो है वो नॉन मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल मतलब उसको इंसानी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो अपना काम कर सकता है। हीट को थोड़ा सा ही सपोर्ट मिलने से हीट जो है वो सेकेंड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हीट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, हीट के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता। लेकिन वर्क जो है वो मैकेनिकल, यानी कि वर्क के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो हीट को आपने समझा। तो अब थोड़ा सा नेचर ऑफ हीट के बारे में भी जान लेते हैं। नेचर ऑफ हीट क्या कहता है? हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अभी इसका एक एग्जांपल लेंगे अच्छी तरीके से, टेम्परेचर को थोड़ा सा पढ़ा दें, फिर उसके बाद में मैं एक एग्जांपल लूँगा और आप जो है समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेचर ऑफ हीट पहले समझ लेते हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, यानी कि ये तो हमें पता है, हीट जो है वो गर्म चीज़ से ठंडे की ओर भागता है, ठीक है। एक एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रिसर्च के माध्यम से बोला कि हीट के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस के दुश्मन है। जैसे कि मान लो एक गरम चाय का जो है पतीला रखा हुआ है, इसके अंदर जो है चाय भरा हुआ है, ओके, इसके अंदर चाय भरा हुआ है। तो हीट के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कोई एक इधर है तो कोई एक इधर है, कोई एक इधर है, ठीक है, सभी एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है, सभी एक दूसरे से दूर भागते हैं ठंडा होने के लिए, ठीक है। हीट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी दूर भागते हैं। अब देखो, ये 100% भी वर्केबल नहीं है, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे केमिकल्स भी निकले जो इसके एकदम ऑपोजिट हैं। ओके, सो ये थियोरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, थोड़ा गलत हो गया। सो हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, गर्म से ठंडे की ओर फ्लो होता है। द वेट ऑफ ए बॉडी डज नॉट अफेक्ट वेदर इट इज कोल्ड और हीटेड। इसका क्या मतलब हुआ? द वेट ऑफ ए बॉडी डज नॉट अफेक्ट वेदर इट इज कोल्ड और हीटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेट का मतलब होता है आर्द्रता, यानी कि नमी, ठीक है। बॉडी का जो नमी होता है ना उसको हीट या कोल्ड कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हीट या कोल्ड से हमारे बॉडी का जो नमी है उसमें कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, समझिए, ये थोड़ा सा जो है ना चिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, वरना आजकल के बच्चे जो समझते नहीं है। वेल, व्हेन मेटल हीटेड इट गेट एक्सपांड, मतलब एक मेटल है, अगर हम लोग उसको हीट दे दें तो उसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ओके, उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, ओके। यूनिट ऑफ हीट जूल और कैलोरी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला।
यूनिट ऑफ हीट जूल, जूल जो है एसआई, एसआई का मतलब एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और कैलोरी जो है वो हमारा देशी भाषा है, यानी कि सीजीएस। सीजीएस केवल इंडिया में, मतलब यानी कि जो कैलोरी है ना वो आप इंडिया में ही आप केवल बोल सकते हो। आप अमेरिका जाके बोलोगे हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी, वो जूतों से मारेंगे, बोले कैलोरी क्या है। वहाँ पे आपको जूल ही बोलना पड़ेगा, नॉट कैलोरी। कैलोरी सीजीएस यूनिट केवल हमारे देश में चलता है। जूल ऐसा यूनिट जो कि हमारे देश के लोग भी समझेंगे और फॉरेनर भी समझेंगे। ओके, नेचर ऑफ हीट समझ गए। अब चलते हैं टेम्परेचर की ओर। व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन है, इसका एक अलग भी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन मैं भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्या समझे? एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब समझते होगे, आपने एटम तो पढ़ा ही होगा। ज़्यादा डिटेल में भी तो नहीं जा सकता ना मैं, साइटोस्केलेटन समझा दिया, अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता ना मैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो पूरा का पूरा मतलब बहुत टाइम लगेगा। मॉलिक्यूल में ऐसे नहीं समझा सकता, वो पूरा का पूरा टाइम लगेगा। जैसे कि मुझे भी टाइम लगेगा आपको हीट को थोड़ा फील करवाने में। फिजिक्स में चाहिए क्या, फीलिंग। ठीक है, हीट को फील कराने में मुझे आपको फिर टाइम लगेगा। फिर कुछ मैथ्स भी है, आज इसी एक ही वीडियो में ख़त्म करना है। मतलब फिजिक्स पूरा ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे सेल बायोलॉजी ख़त्म हो गया, फिजिक्स पूरा ख़त्म नहीं हो रहा। बस ये जो चैप्टर है ना मेन, देखो ये चैप्टर 15 मिनट में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 15 मिनट में इसलिए ख़त्म नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको जो है फील देना चाहता हूँ। ठीक है, गर्मा गर्म मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं आपको जो है हीट का फील देना चाहता हूँ, समझे? तो इसीलिए मैंने मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो टेम्परेचर का ये एक अलग से डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है। एक तो है द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, दूसरा है ये वाला एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बॉडी के क्षेत्र में लगता है और ये जो है मॉलिक्यूल के क्षेत्र में। ओके, अब देखो, अब हीट और टेम्परेचर मतलब इनमें रिलेशन क्या है? आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भैया जब आपने इतना जब बोल ही दिया तो आप हमें ये बताओ कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या अंतर है। मतलब क्या हीट के लिए टेम्परेचर अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है? क्या हीट के लिए टेम्परेचर आवश्यक है, टेम्परेचर के लिए हीट आवश्यक है, क्या है वो फील मैं आपको अब देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। सो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास में इतना बड़ा सा ड्रम है। क्या है? इतना बड़ा सा एक जो है ड्रम है। ओके, मान के चलते हैं ये ये एक्स वाला है और ये वाई वाला। ठीक है, इस डब्बे का नाम है एक्स वाला और इस डब्बे का नाम है वाई वाला। ओके, तो अब मान के चलते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो है 70 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग रख देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, है कि नहीं? तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे इन दोनों डिब्बों में से अब आप मुझे कंपेयर करके ये बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन से ड्रम का मॉलिक्यूल, एक्स वाला ड्रम का मॉलिक्यूल या वाई वाला ड्रम का मॉलिक्यूल, कौन से ड्रम का मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगा? मतलब स्थिर नहीं है। ठीक है, स्थिर नहीं है, वो खाली वाइब्रेट कर रहा है।
मुझे बात बताओ, कौन से ड्रम का मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेगा? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है कि नहीं? अच्छा, इसका टेम्परेचर लो है, ये तेज 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 वाइब्रेट करेंगे, ये धीमे 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 वाइब्रेट करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, तो अब एक काम करते हैं। सपोज मैं इन दोनों डिब्बों को जो है थोड़ा पास में ले आता हूँ, ठीक है? सपोज मैं इन दोनों डिब्बों को जो है पास में ले आता हूँ, ठीक है? इन दोनों डिब्बों को मैं जो है पास में लग दे रहा हूँ, तो ठीक है, क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब अगर मैं इन दोनों डिब्बों को अगर एक पास में रख दूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे रख दूँ, इसको यहाँ पे रख दूँ, इन दोनों ही डिब्बों को, ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में तीसरा महायुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है। जब जब इसका मॉलिक्यूल जब इसके संपर्क में आएगा, यानी कि जब इसका हीट इसके संपर्क में आएगा, तो इसके मॉलिक्यूल को जो है, इसका ये जो मॉलिक्यूल है, इसको ये ज़्यादा तेज़ से वाइब्रेट हो रहा था ना, तो जब ये यहाँ पे जब ये आएगा, तो इसका मॉलिक्यूल जोर से वाइब्रेट होगा। क्यों वाइब्रेट होगा? क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है और इसका टेम्परेचर काफ़ी लो है, ठीक है? तो जैसे कि हमने नेचर ऑफ हीट में क्या पढ़ा, फर्स्ट फर्स्ट रूल नेचर ऑफ हीट का, वो हमने क्या पढ़ा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, है कि नहीं? हीट जो है वो 70 से 20 डिग्री, यानी कि एक्स ड्रम से वाई ड्रम की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा है, इसका बल ज़्यादा है। वो समझ रहे हो? थोड़ा फील आ रहा है? फीलिंग आ रहा है? फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स ड्रम में मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाई ड्रम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा कम धीमा, जो है वो थोड़ा धीमा वाइब्रेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक्स ड्रम का जो तापमान था वो था 70 डिग्री सेल्सियस, और वाई ड्रम का जो तापमान था वो था 20 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान ज़्यादा था तो ये ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा था, इसका तापमान कम था, ये थोड़ा धीमे धीमे वाइब्रेट कर रहा था, है कि नहीं? तो जब हमने दोनों डिब्बों को जो है आपस में जोड़ा, मतलब दोनों डिब्बों को आपस में जो एक दूसरे के पास में रख दिया, या कलर अटैच कर दिया, तो ये जो 70 डिग्री सेल्सियस वाला जो ड्रम है वो 20 डिग्री सेल्सियस वाला ड्रम को पूरा नचाएगा। यानी कि एक्स ड्रम में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़्यादा हीटेड हैं वो वाई ड्रम में वो जाएंगे। जो हीट है वो एक्स ड्रम से वाई ड्रम की ओर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वाई ड्रम का टेम्परेचर कम है। तो हीट की टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंस हुआ कि नहीं? यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ। टेम्परेचर के डिफरेंस होने से क्या हुआ? हीट जो है वो एक्स ड्रम से वाई ड्रम की ओर फ्लो किया। कुछ समझे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपको कुछ समझे? फील हुआ? ठीक है, हीट फील हो रहा है कि नहीं? तो यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ का पता चल रहा है ना, एक चीज़ का आपको अंदाज़ा कुछ लग रहा है ना, हीट तभी ट्रांसफ़र हो रहा है जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो, ठीक है? हीट हीट मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हीट जो है वो तभी ट्रांसफ़र होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है ना बात को, कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ? हीट तभी ट्रांसफ़र होगा जब डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया?
तो उस डायग्राम से आपने क्या नोटिस किया कि हीट तभी ट्रांसफ़र होता है जब टेम्परेचर में जो है डिफरेंस हो, ठीक है। यदि टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो ही जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है। अगर मान लो उसी दोनों ड्रम में जो टेम्परेचर वो सेम होता, ठीक है, यानी कि इस ड्रम में और इस ड्रम में मान लो टेम्परेचर सेम होता है, यानी कि इसका 20 डिग्री सेल्सियस और इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों का आप कितना ही पास रख लो, ये लोग आपस में लड़ते और फिर वापस से जाके अपने अपने बिल में छुप जाते। क्यों? क्योंकि इनका तो टेम्परेचर पूरा सेम है ना, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, क्योंकि हीट का नेचर क्या है, हायर बॉडी से लोअर बॉडी को ट्रांसफ़र होगा। जबकि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ये क्या घंटा फ्लो करेगा? ये फ्लो ही नहीं करेगा। हीट दोनों में सेम ही है तो हीट यहाँ पे फ्लो होगा नहीं। लेकिन पिछले वाला जो एग्जांपल लो, जिसका कि इसका टेम्परेचर था 70 और इसका टेम्परेचर था 20, तो यहाँ से जो हीट जो है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, है कि नहीं? क्योंकि इस ड्रम में जो हीट था वो था 70 डिग्री सेल्सियस और इस ड्रम में जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हीट ज़्यादा है तो हीट जो है वो सिंपली यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं? तो इसीलिए आपको ये चीज़ पता तो चली गया होगा कि हीट तभी ट्रांसफ़र होता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो, ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस हो तभी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो यहाँ तक आपका जो है जो हीट का जो मेरा लक्ष्य था आपको फील करवाना कि हीट आखिर क्या भला है, वो मे भी आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा स्केल की ओर भी देख लेते हैं। जब हीट एंड टेम्परेचर का बात चल ही रहा है तो टेम्परेचर को नापने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं, लाइक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है, और भी 2 स्केल्स हैं, टोटल 5 स्केल्स हैं जिनसे कि टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको 3 स्केल्स के सहारे, ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको 3 स्केल का एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद में लास्ट में 2 और स्केल भी बता दूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यार यहाँ पे आपके सामने कुछ स्केल्स गिवन है, ठीक है, ये सेल्सियस वाला है, ये केल्विन वाला, और ये है फ़ारेनहाइट वाला, ये र्यूमर और ये रैनकाइन, ठीक है। इन सब का आइस पॉइंट है, सेल्सियस का स्टार्टिंग पॉइंट 0 और केल्विन का 273, फ़ारेनहाइट का 32, र्यूमर का 0, रैनकाइन का 492, ठीक है। ये 5 स्केल्स हैं, इन्हीं स्केल्स का यूज़ करके जो है इसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी डायग्राम, मतलब कि जो मैथ्स भी हम लोग इसी स्केल से ही सॉल्व करेंगे, मतलब नाप के नहीं, उसके कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सो अभी मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको जो है मिटा दे रहा हूँ। ओके, सो तो अभी इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है अपन लोग मैथ्स करते हैं, ठीक है, इन्हीं 3 स्केल्स का यूज़ करके। ओके, तो अभी के लिए तो गाइस आप लोग देखो, फॉर्मूला तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, फॉर्मूला तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, इसको हम लोग जो है ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जानते हो आप लोग, इसका 0, ये आपका, इससे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपको मालूम ही होगा। ओके ना?
ये तो आपको मालूम ही होगा, ये सेल्सियस वाला है। अभी देखो, अभी हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में थोड़ा सा फार्मूला को पता कर लेते हैं। ओके, तो ये सेल्सियस का स्केल और ये फ़ारेनहाइट का। ओके, तो अब देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है, तो इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो कि होगा 32। ओके, सो तो फ़ारेनहाइट का जो हायर है वो है 212। ओके, और सेल्सियस का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो जाता है आपका 100, है कि नहीं। तो यहाँ से ये जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये समझ गए। अच्छा, तो अब 32 से मैं एक लाइन खींच दूंगा यहाँ पे, और यही सेम लाइन में यहाँ पे खींच दूंगा। ओके, तो इसका जो है एक मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या एक मिड पॉइंट ये रहा, यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, हैं? यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। अच्छा, इसको प्रूफ करें, हैं? इसको प्रूफ करें। प्रूफ के लिए आप जानते होंगे कि जो ये वाला है वो ये वाला है कि नहीं। जैसा नॉर्मली आपने 10th क्लास में इस तरीके के ट्रायंगल्स तो आपने प्रूफ किए ही होंगे। तो ये इसका जैसा है, ये इसका वैसा है, ये इसका ऐसा है, ये इसका ऐसा है कि नहीं। ये टोटल, ये फुल। सो ये आपका जो ट्रायंगल है वो लगभग लगभग सेम हो जाता है। लगभग क्या, टोटली सेम हो जाता है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल प्रूफ करने तो आए नहीं है, हम लोग फिजिक्स को सॉल्व करने आए हैं, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि ट्रायंगल भी तो मैथ से आता है, तो इसे क्यों सॉल्व नहीं करेंगे। भाई देखो, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है यार, थोड़ा समझने की कोशिश करो। 27 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलमोस्ट। हमें फिर मैथ्स भी करने हैं, 2-3 मैथ्स हैं, हमें उसको भी करना है, फॉर्मूले पुट आउट करना है। समझ रहे हो ना बात को, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। सो तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, और ये दो ट्रायंगल जो है सेम है, इक्वल है। समझ पा रहे होंगे, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है वो इसके समान आता है कि नहीं। तो गाइस सर, इक्वल ट्रायंगल में आप लोग जानते हो ये और ये जो है वो सेम होता है कि नहीं होता है, होता है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अपन लोग जो है छोटा सा गेम करेंगे। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, आपने 10th क्लास में जो उपपाद्यों उपपाद्य जो होता है ना, उसको आपने किया होगा। तो उसमें से एक ट्रायंगल का जो है उसको जो है समान करने का या उसको प्रूफ करने का, उसका एक छोटा सा मेथड आप लोगों ने सीखा होगा। ये अपॉन ये और ये अपॉन ये टोटल, ये आपने सीखा है, कभी सुना है? सुना होगा ऑब्वियसली, 10th क्लास का अगर ज्योमेट्री किया है तो। ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, सॉरी ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक है। इसको आप टोटल जॉइंट कर लो, यानी कि कोई सेल्सियस हमें गिवन है। ओके, यहाँ तक हमें कोई सेल्सियस गिवन था, और यहाँ तक हमें कोई एक फ़ारेनहाइट हमें निकालना था, ठीक है। कोई एक सेल्सियस हमें गिवन है और हमें फ़ारेनहाइट को निकालना है। कुछ समझे मेरी बात को? अच्छा, तो यानी कि ये वाला जो है ये हम लोग एफ पकड़ लेते हैं। तो यानी कि जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या बन जाता है। चलो, शुरू में मैंने आपको क्या बताया, ये साइड अपॉन ये साइड। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं,
एफ -32 अपॉन ये जो कि हमने लिख दिया अपॉन ये, यानी कि 212 -32। ये एक छोटा सा ग्राफ है, इस ग्राफ को याद रख लेना, आपको फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। बेसिकली मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से ही आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ। उसके बाद में ये छोटा सा अपॉन ये बड़ा सा, ओके, यानी कि C -0 इज इक्वल टू C -0 अपॉन ये साइड, यानी कि 100 -0, ओके, ये समझ गए। अच्छा, 0 0 0 कैंसिल आउट इज इक्वल टू F -32 अपॉन 212 से अगर 32 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 180 मिल जाएगा आंसर, है कि नहीं। 180 यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है, इज इक्वल टू C/100। अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, 2 × 5 10, यहाँ पे 2 × 9, ओके। तो यहाँ पे जो मोटा मोटी जो आंसर, यानी कि जो मोटा मोटी जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकला, ठीक है, मोटा मोटी जो फॉर्मूला वो क्या निकला, F -32 डिवाइड अपॉन 9 इज इक्वल टू C/5, ओके। तो ये निकला आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो है फॉर्मूला, ओके। इसको हमने कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। आप इसको F -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C अपॉन 100 आप रख सकते हो। हमने इसको थोड़ा सा और लंबा कर दिया, ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जो इजी हो जाएगा, वरना मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देता हूँ। सिंप्लीफाई मतलब ये नहीं, ठीक है, ये आपको ये जो है ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको एक बॉक्स कर लो, चौकोर कर लो, तो आपको पूरा पूरा आप समझें, इसका कॉन्सेप्ट आप पूरा समझें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक रिलेशन देता हूँ, ओके। अब मैं एक रिलेशन देता हूँ किसके बीच में, अब मैं आपको एक रिलेशन देता हूँ इन पांचों में, 1 2 3 4 5, इन पांचों के बीच में मैं जो आपको एक रिलेशन प्रोवाइड करूँगा अभी, ओके। तो रिलेशन क्या होगा लिख देता हूँ अभी। सो गाइस यार, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, थोड़ा मैं समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। सेल्सियस जो है, मान लो कोई फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको सेल्सियस निकालना है, तो वो जो गिवन है अपॉन 100 कर देना है। नेक्स्ट, कोई सेल्सियस गिवन है, आपको केल्विन में निकालना है, तो उसी को -27 अपॉन 100 कर देना है। फिर कुछ अदर दिया है तो -32 अपॉन 180 कर देना है, फ़ारेनहाइट निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई फ़ारेनहाइट में दिया है, आपको ह्यूमन में निकालना है, तो वो फ़ारेनहाइट में जो अंक अपॉन 80। नेक्स्ट, आर में दिया है और अपॉन 180 कर देना है, तो आपका जो नहीं है वो निकल आएगा। तो समझ गए। तो अब अपन लोग कुछ मैथ्स कर देते हैं, ठीक है। कुछ मैथ्स अभी हम लोग करेंगे। मैथ्स क्या होगा अभी बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन,
कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। ठीक है, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन आपको निकालना है। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखो, तो इससे हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, तो ठीक है, तो इनको इनकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो 37/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे ना तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 180 रहेगा ना, इसको कैंसिल करना इजी हो जाएगा। यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना तो प्रॉब्लम आप ही को होगा, मुझे नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 37 इज इक्वल टू K माइनस 273। अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर दो, तो तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 प्लस 37 कर दो, सिंपल, इज इक्वल टू 310। ठीक है, बस हमने इन्हीं दोनों का ही पुट करा और कुछ नहीं, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 310। समझे? समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। 37 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है किस में ना, फ़ारेनहाइट पे। अच्छा, कौन से फार्मूलाज पढ़ेंगे मैं आपको यहाँ पे भी सजेशन दे देता हूँ, ये वाला पड़ेगा और ये वाला पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज हो, बीच में केल्विन तो है, केल्विन निकालना पड़ेगा, केल्विन नहीं निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि सारे यहाँ पे इक्वल हैं, यहाँ पे सारे इक्वल हैं। ठीक है, इससे आप भूल जाओ, केवल ये दोनों, इसे भी भूल जाओ, इज इक्वल टू भूल जाओ। तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180, क्योंकि सभी यहाँ पे इज इक्वल है। अभी मान लो 37 डिग्री सेल्सियस को मैं बोलता है र्यूमर में कन्वर्ट करो, तो आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट को निकाल कर फिर उसके बाद में र्यूमर जाते, एक्स्ट्रा मेहनत है यार। ये सभी इक्वल हैं, यहाँ पे कोई प्लस माइनस को भी ऐड नहीं किया गया, यहाँ पे सभी इक्वल हैं। ओके, तो ये आपका सवाल है, इसको आपको हल करके देना है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे गिवन दे देता हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन ना, ऑप्शन में आपको कुछ दे देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन जो है पूरा एग्जैक्ट निकालना है। ओके, 37.8 और 98.6 और 7.5 और 6। ओके, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सटीक आंसर कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद कैलकुलेट करके निकालना है कि इसका सटीक आंसर कौन सा है। बस फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, इन्हीं दोनों का आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, समझ गए? अब एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर उसके बाद में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो गाइस यार इस बार क्या गिवन है, 173 के हमें गिवन है और हमें फ़ारेनहाइट निकालना है। तो यहाँ पे हमें केल्विन और फ़ारेनहाइट, बस इन्हीं दोनों के बीच में भी रिश्ता निकालना है, बाकी सब भूल जाओ। तो सभी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, 173 माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू F-32। इसको यहाँ पे आप x भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ओके, तो अब इसे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे ठीक है, ये यहाँ पे देखो ऊपर हो जाता है आपका 100
अच्छा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 0 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो क्या होता है, 100/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ओके, सो 5 से 4 कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाता है 20। ओके, तो अब क्या है, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना माइनस पे चलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 173 माइनस 273 है ना, तो यहाँ पे बड़े पे क्या है, माइनस ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आता है, इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू भी नहीं, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आपका क्या जनरेट होता है, -20 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ओके, f माइनस 32/9। ओके, तो 9 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जाके डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइडेड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा -180। ओके, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, -180 इज इक्वल टू f माइनस 32, है कि नहीं। अब बस जैसे इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 180 प्लस 32, ये माइनस है, इधर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वहीं करते हैं 180 प्लस 32। ओके, तो यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आता है, 148 फ़ारेनहाइट। ओके, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट स्टार्टिंग में पूछा था, स्टार्टिंग में हमें क्या पूछा था, स्टार्टिंग में हमें फ़ारेनहाइट पूछा था ना, तो बस एंड हमने किया फ़ारेनहाइट से 148 फ़ारेनहाइट। इसी के साथ में आज का हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर ख़त्म होता है। हीट को फील कराने में स्केल्स और टेम्परेचर वगैरह इन सब के बारे में बताने में आज पूरा 42 मिनट लग गया, समझ रहे हो कितना भयंकर चैप्टर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।